प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है सूचना सेठ, जो कि 6 तारीख यानी 6 जनवरी को अपने 4 साल के लड़के को लेकर निकलती है बैंगलोर से गोवा। वो फ्लैट के थ्रू आती है और वहां पर गोवा आने के बाद वो सर्विस अपार्टमेंट लेती है रहने के लिए। होटल की तरह का ही होता है सर्विस अपार्टमेंट, जो बिल्कुल दिखने में घर की तरह होता है। लेने के बाद 6 तारीख को सामान रखने के बाद अपना 6 तारीख को पूरा वो गोवा वगैरह घूमते हैं। पूरा गोवा घूमने के बाद, मतलब बच्चे के साथ पूरा घूमने के बाद 7 तारीख को वापस वो अपने सर्विस अपार्टमेंट में वापस आती है। शाम को वो अपने होटल स्टाफ को फोन करती है और कहती है कि मुझे 2 कफ सिरप की बोतल चाहिए। कफ सिरप की बोतल मंगाती है और रात के करीब 7 बजे, शाम के करीब 7 बजे 2 बोतल कफ सिरप अपने 4 साल के बच्चे को पिला देती है, जिसके कारण वो, क्योंकि उसमें नशा होता है, आप सब भी जानते हैं कफ सिरप के अंदर, वो पीने के बाद सो जाता है। ओवरडोज उसका हो जाता है और किसी न किसी तरीके से उसको तकिए से या किसी और तरीके से उसको उसका दम घोट के उसको मार डालती है। मारने के बाद वो लेडी रात को 11 बजे फोन करती है होटल रूम में, अपने होटल के रिसेप्शन पे, और कहती है कि मुझे बैंगलोर जाना है, तो मुझे अभी किसी न किसी तरीके से टैक्सी बुक करवा के दो। होटल वाले बोलते हैं कि मैम आप कुछ देर रुक जाइए, आप सुबह तक का वेट कीजिए, सुबह आप फ्लाइट पकड़ के वापस निकल जाना, 1 घंटे में आपको फ्लाइट पहुंचा देगी। वो मना करती है और कहती है कि नहीं, मुझे फ्लाइट से नहीं जाना, मुझे निकलना है तो सिर्फ टैक्सी से या कैब से ही। वो बार बार मना करते हैं लेकिन वो मानती नहीं है कि मेरे को अभी जाना है, अभी जाना है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादा पैसे भी लेगा मैम, तो आप थोड़ा देख लीजिए, आपका खर्चा भी फालतू में होगा। तो कहती कोई बात नहीं, कितना मर्जी खर्चा हो जाए, लेकिन आप मेरे लिए कैब बुक करो। सूचना सेठ उस लेडी का नाम था। अब होटल वाले रात को ही फोन करते हैं और किसी तरह उनके लिए कैब अरेंज करते हैं। कैब वाला आता है और कैब वाला मांगता है यहां से, मतलब गोवा से लेके बैंगलोर का कितना, 30,000 रुपए। वो मान जाती है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, और आप मेरे लिए कैब बुक करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलती हूँ। अब सूचना सेठ तैयार होती है और साथ में अपने बच्चे को एक बैग में भर लेती है, क्योंकि वो मर चुका था, उसको बैग में भर लेती है, उसके ऊपर से कपड़े डाल लेती है सूटकेस के अंदर। पैक करने के बाद वो निकल पड़ती है। होटल में चेकआउट करती है, जो भी उसका देन लेन था वहां से कंप्लीट करती है। वहां से निकलने के बाद सीधा वो बाहर अपनी टैक्सी के पास पहुंच जाती है। जो हेल्पर उसका बैग लेके आ रहा था वो पूछता है कि मैम इतना भारी बैग है, इसमें क्या है? तो कहते हैं कि मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि मैम ड्रिंक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गोवा से अक्सर लोग ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं, मेरा कुछ ज़रूरी सामान है, आप रखवाइए, ज़्यादा फालतू बात मत कीजिए। रखवा देते हैं। अब उस गाड़ी के अंदर सूचना सेठ, एक ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ एक और जो सब ड्राइवर कहते हैं कि साथ में उसके हेल्प के लिए, क्योंकि रास्ता लंबा होता है, 550-600 किलोमीटर का रास्ता होता है, तो करीब 8-9 घंटे लग जाते हैं। वो लेके निकलते हैं। गाड़ी थी इनोवा। अब उनको गोवा से बैंगलोर जाना है। वो चल रहे होते हैं और वो पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि मैम आप फ्लाइट से क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे इस पे ही जाना है, बस मेरा यहीं पे मन है जाने का, मैं टैक्सी के थ्रू जाऊँ। तो कहते हैं ठीक है। अब ड्राइवर कहता है कि क्यों मैं इतना प्रश्न करूँ, मेरे तो पैसे बन रहे हैं, छोड़ो। थोड़ी दूर जाता है आगे, रास्ते में एक ट्रक पलटा मिलता है और जाम पूरा लगा होता है। तो ड्राइवर कहता है कि मैम जाम पूरा लगा हुआ है और आप चाहो अभी तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ एयरपोर्ट, अब ताकि वहां से आप फ्लाइट पकड़ो और सीधा आप जो है बैंगलोर पहुंच जाओगे। बट वो मना करते हैं कि नहीं, कि जितना मर्जी टाइम लगे, आप मुझे अपनी गाड़ी से ही लेके चले। ठीक है। हल्का हल्का शक उस टाइम ड्राइवर को भी हो जाता है। उधर जिस होटल से उन्होंने चेकआउट किया था, उस होटल के अंदर जब कोई भी चेकआउट करते हैं तो उस रूम की सफाई होती है, हाउसकीपर जो है सफाई वगैरह करते हैं। तो वहां पर देखता है कि वहां पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। वो सीधा अपने सीनियर स्टाफ से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वहां पर कुछ खून के धब्बे मिले हैं
और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। होटल स्टाफ तुरंत एक्टिव होता है और देखता है कि ये सब क्या है, और तुरंत वो फोन करता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। गोवा पुलिस तुरंत एक्टिव तरीके से, वैसे मैं इसमें पुलिस की भूमिका बताऊंगा कि, और होटल स्टाफ की भूमिका, इसमें ऐसे ऐसे लोगों की भूमिका है, हालांकि मेन मैं पुलिस को बोलूंगा कि कितनी एक्टिव तरीके से उन्होंने काम किया है इसके अंदर। पुलिस एक्टिव तरीके से आती है, पहुंचती है होटल में और चेक करती है क्या है। होटल स्टाफ बोलता है कि ये मैम आए एक बच्चे के साथ थे लेकिन गए अकेले हैं। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं अब कहाँ गए हैं? तो कहते हैं कि अब वो मतलब कैब के थ्रू, और कैब हमने बुक कराई थी और कैब के थ्रू निकल गए हैं, टैक्सी के थ्रू। कह रहे ठीक है। वो कहते हैं कि चलो कॉल करो इनको। होटल स्टाफ कॉल करता है, पुलिस वाले कॉल करते हैं सूचना के पास कि मैम आपका बच्चा कहाँ है, आप उसके साथ आए थे। तो कहते हैं कि मतलब गोवा में ही मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो वहां पर मैं उसको छोड़ के आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ। पुलिस वाले इस बात को नजरअंदाज नहीं करते। वो कहते हैं आप मुझे एड्रेस दो कि कौन से एड्रेस पे आप छोड़ के आए हो। तो सूचना सेठ बिल्कुल घबराते नहीं है और एक एड्रेस लिखवाती है उनको। तो कहते हैं ठीक है। अब वो वहां पे जाम लगा हुआ सूचना सेठ, लेकिन वो जाम से खुलने के बाद धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि जाम में भीड़ है तो हल्की हल्की गाड़ी आगे बढ़ती है, वो हल्की हल्की गाड़ी आगे बढ़ रही है। उस तरफ पुलिस अपने एक कांस्टेबल को भेजती है कि जाके इस एड्रेस पे पता करो कि क्या कुछ है। कांस्टेबल जाता है और घूमता है, लेकिन गोवा के अंदर कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिलता जो सूचना सेठ ने उनको दिया था, जिस एड्रेस पे कहा था कि मेरा लड़का मैं वहां छोड़ के आई हूं। अब कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस कहती है कि ठीक है, हम इनसे बात नहीं करते, हम ड्राइवर से बात करते हैं। जो कि ड्राइवर, क्योंकि जो ड्राइवर था वो बुक करवाया था किसने? होटल वालों ने। तो होटल वालों के पास उस ड्राइवर का नंबर भी था। गाड़ी चल रही है, गाड़ी कर्नाटका के अंदर एंट्री कर गई है। चित्रदुर्ग एक जगह पड़ती है जहां पर गाड़ी पहुंच चुकी है। पुलिस वाले कांटेक्ट करते हैं ड्राइवर के पास, ड्राइवर से पूछते हैं कि आप सिर्फ ऐसा व्यवहार मत करना कि हमने आपके पास कॉल करी है, क्योंकि गाड़ी में पीछे आपके साथ जो लेडी बैठी हुई है उस पर हमको शक है। तो शक के बिना पे आप जो मैं कह रहा हूं आप उस तरीके से हमको जवाब देते रहो, बट इनको ना पता लगे जो पीछे आपका पैसेंजर बैठा हुआ है। तो कहते हैं ठीक है। ड्राइवर से बातचीत होती है, ड्राइवर बातचीत करता है, कहता है कि हाँ मेरे साथ एक लेडी है। तो कहते हैं कि ना हमको इस पर शक है, और अब तुम कहाँ पहुंच गए हो? तो कह रहे कि मैं चित्रदुर्ग पहुंच गया हूं। तो कहते हैं कि आपके आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? तो कहते हैं मैं देखने की कोशिश करता हूं। तो वो देखता है, तो लेकिन क्योंकि कर्नाटका है तो वहां पे भाषाएं और जो लिखी गई लैंग्वेज है वो अलग होती है, तो उनको कुछ पता नहीं है वहां पे। तो कह रहे कि यहाँ पे तो भी देख नहीं पा रहा हूँ। वो वॉशरूम के बहाने नीचे उतरता है ड्राइवर, और जाके किससे पूछता है कि यहाँ कहीं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। तो बताया जाता है कि हाँ कुछ दूर पे एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप सीधा इस लेडी को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाओ। अभी तक वो पहुंची नहीं है, मतलब पहुंचने में सिर्फ 2 घंटा बाकी था बैंगलोर पहुंचने में। वो बहुत रास्ता 400 किलोमीटर 400-450 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। अब वो पहुंचने वाली थी, 2 घंटा मतलब रह गया था। तो ड्राइवर की सूझबूझ देखिए, ड्राइवर कहता है ठीक है। तो पुलिस वाले कहते हैं उसको, गोवा से पुलिस वाले जो थे, गोवा पुलिस कहती है उसको कि आप सीधा इसको जाके पुलिस स्टेशन में खड़ी करो, गाड़ी को पुलिस स्टेशन में खड़ी करना और वहां के पुलिस वालों से हमारी बात करा देना। तो कह रहे ठीक है। अब बहुत एक्टिव तरीके से बिना सूचना को, मतलब सूचना सेठ को पता लगे, ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी भगाता है और जाके पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी कर देता है। और जैसे खड़ी करता है तुरंत गाड़ी को लॉक करके पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस वालों के पास अंदर भागता है। वो बताता है और सीधा उनको फोन देता है। इतनी देर में फोन मिला लेता है वो कि ये गोवा पुलिस का फोन है, आप बात करो। गोवा पुलिस बात करते, गोवा पुलिस कहती है कि ये लेडी है जो, इसकी हमको इस पर कुछ शक है। सारी बात बताते हैं कि अपने बच्चे के साथ आई थी, परंतु जाते टाइम ऐसा कुछ इसके साथ नहीं है, तो आप इसके ऊपर चेकिंग करो। सूचना सेठ की वो चेकिंग करनी शुरू करते हैं, उसकी पूरी चेकिंग करते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता। बैग खोलते हैं, बैग बहुत भारी होता है, वो खोलने के लिए कहते हैं। सूचना सेठ जो है उस टाइम घबरा जाती है। बैग खुलता है, बैग में पहले ऊपर कपड़े होते हैं, कपड़े हटाते ही वहां पे एक बच्चा मिलता है, 4 साल का मासूम सा बच्चा। पुलिस वाले देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा किसका है। वहां पे सब कुछ, भांडा जो था उसका फूट चुका होता है। अब मामला आगे बढ़ जाता है। पुलिस वाले
उसको कस्टडी में लेते हैं और गोवा पुलिस कहती है कि जो इसके साथ बॉडी है, बच्चे की बॉडी है, उसको आप पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और हम पहुंच रहे हैं इतना। अब उस टाइम हिरासत में ले लेते हैं उसको और गोवा पुलिस वहां से निकल पड़ती है। अब ये मामला क्या है, मैं आपको मामला समझाता हूं। सूचना सेठ 39 साल जिसकी उम्र है, ये लेडी बहुत पढ़ी लिखी है। कलकत्ता में ये लड़की पैदा हुई और स्टडी जो है इसकी फिजिक्स ऑनर में इसने टॉप किया और संस्कृत में इसने ग्रेजुएशन करी। संस्कृत कोडिंग के अंदर बहुत हेल्प करती है, ऐसा सुना है मैंने। डाटा साइंस में इसने आगे स्टडी करी, उसके आगे जो स्टडी कंटिन्यू करी और ये एथिक्स एक्सपर्ट की तरह जानी जाने लगी। एआई में इसकी बहुत अच्छी महारत इसने हासिल करी और इसने एक अपना स्टार्टअप भी किया जिसका नाम था माइंडफुल एआई के नाम से। एक कंपनी है इसकी माइंडफुल एआई के नाम से। 2010 में इसकी मुलाकात होती है वेंकट रमन, जो कि केरल का रहने वाला है, और 2010 में ये शादी कर लेते हैं। 10 में ही शादी कर लेते हैं। 19 में इनको एक बेटा पैदा होता है, छोटा सा बड़ा मासूम और सुंदर सा बच्चा। 2020 में आप सब जानते हैं कोरोना आ जाता है। कोरोना के अंदर कितने परिवार जुड़े भी और कितने परिवार अलग भी हुए। रीजन क्या है कि लोगों को पास पास रहने की हैबिट नहीं थी, एक दूसरे से ज्यादा बात करने की हैबिट, ज्यादा लोग घुले मिले नहीं हुए थे। जब वो साथ रहते हैं, मतलब उनका एक लड़का वेंकट रमन और साथ में सूचना सेठ, जब तीनों साथ रहते हैं तो उनके बीच में दूरियां होनी शुरू हो गई, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और बात बढ़नी शुरू हो गई। एक दौर ऐसा आया कि इनके बीच में मार्च 2021 के अंदर ऐसा दौर आया कि इनके बीच में इतनी ज्यादा बहस हो गई कि ये दोनों ने एक दूसरे को कहा कि हम अलग रहेंगे। बच्चा जो था वो सूचना सेठ के पास, वो बच्चा 4 साल का था, छोटा था, सूचना सेठ के पास रहने लगा। वेंकट रमन को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था और उससे मिलने की वो बार बार कोशिश करता रहता था कि मेरे को बच्चे से मिलना दिया जाए। लेकिन सूचना सेठ को इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी और वो कहते थे कि नहीं, मैं बच्चे से मिलने बिल्कुल भी नहीं दूंगी आपको। जब भी वो मिलने के लिए कहता, लेकिन वो साफ तौर पर मना कर देती। बात बढ़ गई। बात इतनी बड़ी कि सूचना सेठ ने अपने पति के ऊपर, वेंकट रमन के ऊपर, मारपीट का आरोप भी लगाया कि मुझे मारता पीटता है। अब पुलिस तक बात पहुंची, इतनी बात बढ़ गई है, केस हो गया। 2023 दिसंबर 2023 में बात बढ़ गई और केस आपको पता लगातार चल रहा था इनका। जैसे मैंने आपको बताया, लगातार इनका केस चल रहा था और दिसंबर 2023 के अंदर, मतलब लास्ट में, उसकी कस्टडी के लिए जो बच्चा था, उसकी कस्टडी के लिए दोनों लड़ रहे थे आपस में कि ये बच्चा मेरे पास रहेगा, ये बच्चा मेरे पास रहेगा, क्योंकि सूचना सेठ अपने बच्चे को मिलने नहीं देती थी अपने पति से। बेंगलुरु की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला निकाला और कहा कि इन दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और फैसला दिया कि सूचना सेठ महीने में 4 दिन, यानी 4 रविवार को वेंकट रमन, जो कि उसका बच्चे का बाप था, उससे मिलने की इजाजत है और सूचना सेठ की देखरेख में, मतलब वो पिता जो है अपने बच्चे से मिल सकता है महीने में कम से कम 4 दिन, और भी संडे। बात बढ़ती है आगे। सूचना सेठ इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी अपने हस्बैंड से कि वो उसकी खुशी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी किसी भी एंगल से, कि वो कभी भी किसी भी तरीके से खुश हो। रीजन ये था कि उनके बीच में इतनी ज्यादा गैप मेंटेन हो गया था, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। अब हर संडे मिलना है, लेकिन सूचना सेठ को कहते कि मतलब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती और कि ये किसी भी तरीके से खुश रह पाए। जब वो अपने बच्चे के साथ हुआ करता था वेंकट रमन, तब वो बहुत खुश रहा करता था। उसी से प्रॉब्लम थी सूचना सेठ को कि वो किसी भी एंगल से खुश ना रहे, चाहे उसमें कुछ भी। जिस दिन अब दिसंबर जो फैसला आया, तो पहली डेट थी मिलने की, मतलब सूचना सेठ को और अपने बच्चे से मिलवाने की, मतलब वेंकट रमन अपने बच्चे से मिल सकता था। तो जैसे मैंने बताया कि 6 जनवरी जो कि दिन था शनिवार, वेंकट रमन मिलने आने वाला था अपने बच्चे से। 7 तारीख को मिलता, क्योंकि 7 तारीख को संडे था,
संडे को ही अलाउड था मिलना। 6 जनवरी को ही लेके निकल जाती है अपने बच्चे को वहां से। अब आपको माजरा सारा समझ में आया होगा। निकल जाती है वहां से और ये बात पता लगती है किसको, वेंकटरमन को। वेंकटरमन कॉल करता है कि मतलब पता लगाने की कोशिश करता है कि कहाँ है, तो पता लगता है कि वो बच्चे को लेकर गोवा चली गई है। वो लगातार कांटेक्ट करता है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है अपनी, इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और इसकी ईगो इतनी टॉप पे आ जाती है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती कि इसी बच्चे के लिए वो मिलने के लिए आता है ना, तो मैं इसको ही मार के अपना जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करूंगी। क्योंकि ना वो बच्चे से मिलेगा, ना वो खुश होगा और ना ही मुझे वो चेहरा दोबारा देखने को मिलेगा। सूचना सेठ जब पकड़ी गई, उसके चेहरे पे कोई भी शिकस्त नहीं थी, कोई भी डर नहीं था, कोई भी ग्लानि नहीं थी। वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। उसको देखने को लग रहा था कि मतलब उसने कुछ किया ही नहीं जैसे। वो इतनी फ्री माइंड से होकर घूम रही थी। उसे जो प्रश्न करे गए, जो भी उससे प्रश्न किए गए, वो उसने साफ साफ बताए। अभी वर्तमान में इस पे लगातार तफ्तीश चल रही है, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि 4 साल के बच्चे को एक मां ने ही मार दिया। उसकी सगी मां ने उसको मार डाला। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मेरे इस कहानी का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। ऐसी और कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।